हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर, जो कि अपन इसको कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि और कैसे टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हम आगे ले जाएंगे, सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे और चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं आती है। इस वजह से हम इसको एक पर्टिकुलर लेक्चर का नाम नहीं दे सकते। तो आपको मैं जनरलाइज वे से हर एक चीज़ डिफाइन करके बताऊंगा, सच दैट आपको वो मजा आए। ठीक है? जैसे एक चीज़ अपन नहीं देखेंगे, जैसे रैशनल नंबर से अपन बात करते हैं, रैशनल नंबर को और डिटेल में ले जाते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये क्या होता है? क्यू से अपन डिफाइन करते हैं। अपन ने ये भी बोला था विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी रिटर्न in the form of p by q, and p and q belongs to integer, correct? And q not equal to 0, q not equal to 0, ये ऐसा बोला था। इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात बता रहा हूं। x इक्वल टू p बाई क्यू, x इक्वल टू p बाई क्यू, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। जैसे अभी तक आप वर्ड्स में लिखते थे ना, अब मैथमेटिकल भाषा में इसको लिखते कैसे? देखो, इसको क्या लिखते हैं? रैशनल नंबर q है, रैशनल नंबर q है, और q इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। पहले आपने लिखा रैशनल नंबर, इसको कैसे पढ़ते मैं बताता। पहले आपने लिखा रैशनल नंबर x है, फिर आपने एक डैश बनाया, फिर उसको इस तरह से डिफाइन किया, x इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट? फिर इसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने बोला मेरे को x की वैल्यू चाहिए और इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ x क्या है? तो x इक्वल टू +3 एंड -3। अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं डिस्क्रीट ब्रैकेट में। डिस्क्रीट ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि दो ही टर्म्स है। डिस्क्रीट ब्रैकेट मैंने यही इसलिए यूज किया क्योंकि दो ही टर्म्स है। सही है? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ सब। अपन और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एक्स को डिफाइन करने का तरीका बता रहा। मैंने पहले रैशनल नंबर एक्स को रैशनल नंबर डिफाइन करके दिखाया, बाद में एक्स को नया इक्वेशन लिख के दिखाया। अब मैं एक्स को डिफाइन करके दिखाऊंगा। एक्स इक्वल टू 1/2n, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, i प्लस लिख दिया मैंने। तो x क्या होगा? x होगा x इक्वल टू 1/2, 1/4, 1/6 डैश 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 डैश, करेक्ट? इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप डैश 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 करो, फिर लिखो 1/6, 1/2, 1/4, 1/2। क्योंकि देखो, इस टर्म में वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है और इस टर्म में वैल्यू बढ़ रही है। दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर बड़ा रहता है उतनी वैल्यू छोटी रहती है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा रहता है उतनी वैल्यू छोटी रहती है। ओके, है कि नहीं? सही है? यहां तक सबको समझ में आया? हम ये भी बोल सकते हैं इस चीज को, इस टाइप के सारे नंबर, इस टाइप के सारे नंबर्स इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसे सेटिस्फाई करते हैं। इस टाइप के सारे नंबर्स इसे सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आया? ये अपन इक्वेशंस इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, बताओ। इसका मतलब है कि ये जो x है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी ना, इसीलिए आपने एक डिस्क्रीट ब्रैकेट यूज किया।
चलो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता, एक क्वेश्चन पूछता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा बताओ, कोई भी दो छोटे से छोटे नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाया करते हैं, बताओ। बिटवीन एनी, एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, उसी को ये स्टेटमेंट रिलेट करेगा। ओके, बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन there are infinite rational number, there are infinite rational number and infinite irrational number। मतलब क्वेश्चन क्या है, बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब ये टर्म को डिफाइन कैसे किया जाए, जैसे कि मैं इस टर्म को डिफाइन करके दिखाता हूं। जैसे ये दो नंबर है बहुत छोटे, एक 1.1 है और एक 1.2 है, करेक्ट, बहुत छोटे नंबर। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या है, 1.15। इसका अरिथमेटिक मीन क्या है और इसका अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन मतलब पता है ना कि a प्लस बी बाई टू, करेक्ट। फिर इसका भी अरिथमेटिक मीन आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, ये दोनों नंबर्स का भी आएगा, फिर इन दोनों का भी आएगा, इन दोनों का भी आएगा, इन दोनों का भी आएगा, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। ये प्रोसेस कभी रुक सकती क्या, नहीं, ये कभी प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि हर एक दो नंबर के बीच में एक और है, हर एक दो नंबर के बीच में एक और है, हर एक दो नंबर के बीच में एक और है। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो हम ये कह सकते हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो हम कह सकते देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, करेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे एक और सवाल है नेक्स्ट पॉइंट के लिए, कि मुझे एक चीज बताओ कि 1 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 1 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। तो ये डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आपको मैंने स्टेटमेंट पूछा है 1 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। तो आपने कोई नंबर सोचा, मान लो आप पहली बार पढ़ने आए, मैथ्स सबसे पहला टॉपिक है, आपने एक नंबर सोचा। अब फिर उसके जैसे ही आपने 1 के नेक्स्ट वाला नंबर बोल दिया कि ये 1 था सर, हमने बोला 1.0000, तुम्हारी 10-20 पीढ़ियां आगे जीरो तक लिखते गई और उसकी भी 10-20 पीढ़ियां और लास्ट में 1 लिख दिया। फिर तुमने उसके ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखी कि सर कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो ये बाजू वाला नंबर कैसे हुआ, ये मैं कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि आप जो भी नंबर बताओगे वो 1 और वो नंबर के बीच में फिर इनफाइनाइट नंबर्स, आप जो भी नंबर्स बताओगे 1 और उसके बीच में और फिर इनफाइनाइट नंबर्स। आप कोई भी नंबर बताओ ना, 1 के बाद कोई भी नंबर बता दो, 1 और वो नंबर के बीच में फिर इनफाइनाइट नंबर्स, तो आप ये कभी बता ही नहीं सकते, तो आप ये कभी बता ही नहीं सकते। तो स्टेटमेंट क्या है, नंबर जस्ट ग्रेटर देन a given number अल्फा, कोई भी एक अल्फा रैंडम नंबर अपन ने ले लीजिए, does not exist number just greater than a given number alpha does not exist, number just greater than a given number alpha does not exist। आप कुछ भी देख सकते हैं, इनका रीजन भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो अल्फा है 2, आपने बोला जस्ट इसके बाजू वाला नंबर ये है, बहुत छोटा सा मैंने जूम करके बताया। फिर तुम बोलोगे कि सर इनके बीच में तो
इनफाइनाइट नंबर्स है, नंबर्स है इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है। तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। आपने बोला 2 और नेक्स्ट टू 2 2.000000 तो आप बोलोगे इनके बीच में फिर इनफाइनाइट नंबर्स है। तो आप कभी कोई भी नंबर का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर बता ही नहीं सकते। कोई भी नंबर का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर बता ही नहीं सकते। और जस्ट पहले वाला भी और जस्ट बाद वाला भी, ये भी दोनों कंडीशन लिखना। 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा और छोटा, और छोटा कोई नहीं है, छोटा कोई नहीं है। है पर हम नहीं बता सकते, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ना उस चीज को, क्योंकि आप जो भी नंबर को डिफाइन करोगे उसके और 2 के बीच में फिर इनफाइनाइट। आप कोई भी नंबर डिफाइन करोगे उसके और 2 के बीच में फिर इनफाइनाइट। अगर आपने 1.9 डॉट लिया, 1.9 डॉट का मतलब क्या है, 1.999999 भी ले लो, भी ले लो, मतलब ये तो जस्ट छोटा हुआ ना 2 से, भी ले लो तो 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि अगर आपने x को 1.999999 मान लिया तो आप 10x करोगे 19.9999, तो इसको क्या बोलोगे 18 प्लस 1.9999, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 10x। तो x कितना हो जाएगा 2, x कितना हो जाएगा 2, सिंपल। तो अगर आपने x को 1.9999 बोला, अरे सर ये तो जस्ट 2 से पहला वाला है, और इसको जैसे ही सॉल्व किया रैशनल नंबर के लिए, भाई साहब ये तो 2 आ गया, 2 से जस्ट पहला वाला नंबर थोड़ी है, ये तो 2 है। तो 2 से जस्ट पहला वाला भी नंबर आप नहीं बता सकते और 2 से जस्ट बड़ा वाला भी नंबर आप नहीं बता सकते। ओके, ये चीज आपको पॉइंट समझना है। बोलो सबको समझा? फिर अपन और इस जनरल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हम और इस जनरल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू 3 से 8, x बिलोंग्स टू 3 से 8, तो मुझे आप दो सवाल बताना। ग्रेटेस्ट नंबर इन सेट, एक सेकेंड मैं पहले लिखूंगा दोनों क्वेश्चन, उसके बाद आप बताना। लीस्ट नंबर इन द सेट, तो ग्रेटेस्ट नंबर इन सेट इज 3, नहीं सॉरी 8। फिर आता है नेक्स्ट, फिर एक और चीज बोलूंगा मैं, नेक्स्ट एग्जांपल x बिलोंग्स टू 3 से 8। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, पहला वाला, ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो, वो मुन्ना भाई बोलता ना, लिस्ट इंटीजर बोले तो, लिस्ट इंटीजर बोले तो, और ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर ये चारों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर अगर मैं बोलूं, आप जो लोगों ने जो सोचा होगा वो बिल्कुल सही है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्योंकि 3 और 3 और 8 के बीच में ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 7 और लिस्ट इंटीजर है 4, ये तो आप बता ही सकते डायरेक्टली, क्योंकि आप 3 से जस्ट बाद वाला नंबर भी नहीं बता सकते और 8 के जस्ट पहले वाला नंबर भी नहीं बता सकते। इससे पहले नोट में मैंने यही तो लिखाया है, इससे पहले की नोट में मैंने यही तो लिखाया है, और यही पॉइंट तो आपको समझना है। बोल समझे कि नहीं समझे?
अब थर्ड नोट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये। अक्सर बच्चों को इस नोट में बहुत दिक्कत आती है, तो जब आपको मैं लिखा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिए, और आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, नोट थर्ड, ठीक है। प्लस माइनस इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इज नॉट अ नंबर। प्लस माइनस इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। समझ में आया? तो आप इसको पर्टिकुलरली एक नंबर की तरह यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंफिनिटी इज इमेजिनरी। जब अगर आपने मान लिया सर बहुत बहुत बड़ा नंबर हमने सोचा, बहुत बहुत बड़ा नंबर अगर हमने सोचा, सुनना बात, बहुत बहुत बड़ा नंबर अगर हमने सोचा, तो सोचने वाला तो ये पॉइंट है ना कि तूने वो सोचा तो वो तो फाइनाइट है, उसके आगे इनफाइनाइट और उसके आगे इनफाइनाइट और। अरे भाई साहब, तू जहां भी सोचेगा वो फाइनाइट है, कितने भी जीरो लगा ले, तेरे बच्चों ने भी लगा लिया, उनके भी ऐसे 10-20 पीढ़ियों ने भी, तब भी वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। क्योंकि वो तुम सोच पा रहे, कंप्यूटर तक डिफाइन नहीं कर पाता। इसीलिए तो शकुंतला देवी को बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि वो ओरली कैलकुलेशन कर देती थी। देखो, इन इंटरवल, इन इंटरवल इफ ऑकर्स, कभी भी अगर प्लस माइनस इंफिनिटी आता है, will always will always be present, will always be present with open bracket, with open bracket, will always be present with open bracket, will always be present with open bracket। करेक्ट? समझ में आ गया क्या? फिर अगर अपन और सोचे, फिर अगर अपन और सोचे तो एक और पॉइंट देखते, वन अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। बताओ ट्रू और फॉल्स? तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इट इज फॉल्स। समझना, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया पॉइंट? तो अब अगर अपने को और भी पॉइंट समझना पड़े, जैसे कि या आप बोल सकते कि वन अपॉन इंफिनिटी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, जीरो। टेंड्स टू जीरो भी अपन बोलेंगे तो जीरो के प्लस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, मतलब पॉजिटिव साइड में जीरो पे टेंड हो रहा है। और अगर अपने को कुछ उसने एग्जैक्ट पूछा कि एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो वन अपॉन इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब सोचने वाला पार्ट है कि वन अपॉन जीरो भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो, ये कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे? कोई भी चीज को आप जीरो हिस्सों में बांट सकते क्या? नहीं, कोई भी चीज को आप जीरो हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये पॉइंट समझना थोड़ा सा, कोई भी चीज को आप जीरो हिस्सों में नहीं बांट सकते, पहला पॉइंट। करेक्ट? वन अपॉन इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। अगर आपसे बोल ही दे कि बता एग्जैक्ट लगभग वैल्यू तो बता ही दे, तो आप बोलोगे टेंड्स टू जीरो। वन अपॉन जीरो तो कतई डिफाइंड नहीं है, इसको तो लिखना ही जहर है। समझ में आया ना? अगर वो बोल दे वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी नॉट जीरो हो गया, वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो गया। करेक्ट? यहां तक अपन ने सब कुछ लिख लिया, हर एक पॉइंट लिख लिया। अब आता है चौथा नोट, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंबल का मतलब। उल्टा अगर ऐसा मैं कोई लिखूं तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 2। मतलब कहीं पे भी अगर ये यूज हो रहा है सिंबल, तो उसका मतलब आपको ऐसा ही पढ़ना है इंग्लिश में, दैट इज फॉर ऑल। अगर दूसरा सिंबल बोले उल्टा ई, तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप क्या सीधा बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब आपको देयर एग्जिस्ट बार बार ना लिखना पड़े,
तो अपन ने उसका एक सिंबल ही बना लिया, उल्टा ई। करेक्ट। थर्ड आता है, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज। और अगर आप ऐसा सिंबल लिखते हो, ये होता है डज नॉट इम्प्लाई। डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब होता है डज नॉट इम्प्लाई। ये चार सिंबल को बहुत ध्यान से याद रखना है, ये मैथमेटिक्स में बहुत यूज होते हैं, ये मैथ्स में ये चारों सिंबल्स बहुत यूज होते हैं। सीधा बोल देगा फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स दिस, दिस इम्प्लाई दिस, दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस। करेक्ट, समझ में आया? अब मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन, ठीक है। x इक्वल टू 3 implies, x इक्वल टू 3 implies x स्क्वायर इक्वल टू 9। बोलो ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा आप बोल सकते हैं ट्रू, बट अगर इसी का स्टेटमेंट अगर मैंने 2 बोला और मैंने बोला x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे x प्लस माइनस 3 आएगा। सही है। स्टेटमेंट 3, करेक्ट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाई एक्स नॉट इक्वल टू 3, ये तो सीधा ही फॉल्स, छोड़ दो। स्टेटमेंट ये तो बस लिखाने के लिए लिखा रहा। 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 डज नॉट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू 3। बोलो ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स या ये है ट्रू। क्यों ट्रू है मैं बताता। इसने पहले ही बोला डज नॉट इम्प्लाई, इसने पहले ही बोला है डज नॉट इम्प्लाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 डज नॉट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू 3, इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो डज नॉट इम्प्लाई का बीच में सिंबल है ही ना। अब स्टेटमेंट 5, इसका मतलब क्या है? अगर साइन एक्स 1 है तो दिस इम्प्लाई कॉस एक्स 0, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो ये तो ऑब्वियस 0 ही होगा ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 6, अगर कॉस एक्स 0 है तो दिस इम्प्लाई साइन एक्स इक्वल टू 1। बताओ ट्रू और फॉल्स। पॉइंट को थोड़ा सा समझो, ऊपर उसने क्या लिंक किया? अगर x इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है। करेक्ट। बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू 3 है क्या? नहीं। अब उसने क्या बोला? cos x 0 है, तो साइन स्क्वायर x क्या आया? 1, तो साइन x क्या आएगा? प्लस माइनस 1। तो अगर cos 0 है तो इट इम्प्लाइज क्या साइन x 1 है? नहीं, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो ये लेक्चर को अपन यहीं तक ही रखेंगे। आज मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ समझाया। आप इसको ढंग से रिवाइज जरूर करिएगा और ढंग से जरूर समझिएगा जरूर। ओके। और इसके बाद और इसको आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझेंगे, कौन सी लैंग्वेज को किस तरह देखते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो 10th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उससे थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे अपन इसको कि कौन सा टर्म क्या डिफाइन करता है, किस टर्म को आपको कैसे देखना है। ओके, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।